नमस्कार साथियों, आज द पहाड़ टॉक्स में हमारे मेहमान होंगे बागेश्वर जिले की एक मजबूत आवाज और बागेश्वर भाजपा का एक बहुत मजबूत स्तंभ। पूर्व में भाजपा बागेश्वर के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और हमारे बड़े भाई श्री शिव सिंह बिष्ट जी, जो वर्तमान में राज्य मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में। इससे अगर हम अलग बात करें तो माननीय शिवदा इससे पूर्व में विभिन्न जिलों के प्रभारी रह चुके हैं और चाहे वो संगठन के तौर पर हो, चाहे वो लोकतांत्रिक चुनाव के तौर पर हो, एक अहम भूमिका उनकी प्रदेश स्तर पर रहती है। तो आइए आज की बात शिवदा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद शिवदा, आपने हमें समय दिया। आजकल पंचायत के चुनाव हैं और आप काफी व्यस्त हैं, आपने इस बीच भी हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार रोहित भाई, और सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। जितने भी हमारे इसके जो हमारे श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, और सभी को मेरा प्रणाम है। क्योंकि रोहित भाई ने आज समय मांगा था तो मेरा भी ठीक है, आप लोगों मेरे बीच में आपने मेरे पास आए, उसके लिए आपका मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। शिवदा, जो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि क्योंकि आप एक बहुत लंबे समय से राजनीतिक जीवन में हैं, एक सामाजिक जीवन में हैं, और क्योंकि जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, हम तब से आपको, चाहे आपका जिला पंचायत सदस्य होना हो, तब से आपके बागेश्वर जिले का जिलाध्यक्ष भाजपा से रहना हो, तो हमने देखा है। लेकिन हमारे दर्शकों के लिए एक सूक्ष्म विवरण आप अपने व्यक्तिगत जीवन का जो आपका रहा, चाहे वो छात्र जीवन हो, कैसे आपने इस चीज अपने को राजनीतिक या सामाजिक जीवन में रखने की जो चेष्टा थी वो आपने कैसे करी, तो इस बारे में थोड़ा सा एक सूक्ष्म विवरण देंगे। मैं अपने राजनीति जीवन की शुरुआत करूं, पढ़ाई के बाद 96 में मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया था, और 96 के बाद 99 में मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा इस गरुड़ मंडल का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद लगातार मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करा, चाहे हमारा 2002 का पहला जब उत्तराखंड बनने के बाद आम चुनाव हो, और उससे पहले भी चाहे राज्य के आंदोलन में भी, जहाँ पर भी राज्य आंदोलन के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, राज्य के लिए ये उत्तराखंड प्रदेश हमारा अलग बने उसके लिए भी हम लगातार हमने इस उत्तराखंड प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ी। और उसके बाद 2002 में मैं जब हमारा पहला आम चुनाव हुआ तो तत्कालीन हमारे जो उत्तराखंड में मंत्री थे नारायण दास जी, उनको हम लोगों ने बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ाया, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो चुनाव हार गए। लेकिन हम लोग और मजबूती के साथ और ताकत के साथ और जोश के साथ फिर हमने पार्टी में काम करना शुरू करा, और उसी निमित्त मुझे 2003 में फिर मुझे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ये गरुड़ मंडल का महामंत्री बना दिया गया। तो 2003 के कुछ दिनों बाद फिर मुझे पुनः भारतीय जनता युवा मोर्चा का इस बागेश्वर जनपद का जिलाध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया। और हम लोगों ने भी लगातार, चाहे फिर उसके बाद पंचायत चुनाव हो, चाहे फिर लोकसभा का चुनाव हो, लगातार हम लोगों ने काम करा। और ये मेरा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जो आज हमारे हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके साथ फिर मुझे प्रदेश युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनने का भी सौभाग्य प्राप्त। तो लगातार मैं कह सकता हूँ कि हमने बहुत सारा काम पार्टी के लिए करा, और उसके लिए हमने लगातार, क्योंकि हम लोग 2002 से 2007 के बीच में विपक्ष में थे, तो हम लोगों ने पार्टी के लिए बहुत ताकत के साथ, बहुत मजबूती के साथ तमाम कार्यकर्ताओं को साथ लेकर इस बागेश्वर जनपद के तमाम युवाओं को साथ लेकर हम लोगों ने काम करा। और 2007 में जब हमारा विधानसभा का आम चुनाव हुआ तो हम बागेश्वर जनपद के तीन विधानसभा फिर भारतीय जनता पार्टी जीती और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और उसके बाद 2008 में फिर मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री भी पार्टी ने बनाया। उसके बाद मैंने 2008 में फिर 9 में जो हमारे पंचायत चुनाव है वो पंचायत चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। फिर उसके बाद हम लोग मेरा राजनीतिक जीवन चलता रहा। फिर 2011-12 में मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा का ही प्रदेश उपाध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पार्टी ने मुझ पर पुनः विश्वास जताया। तो युवाओं के बीच में मुझे बहुत लंबे समय से, मैं कह सकता हूँ कि 98 से लेकर मैं 2012 तक लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम करा। और चाहे वो प्रदेश की राजनीति हो, चाहे हमारे जिले की राजनीति हो, चाहे हमारे मंडल के, हमारे गरुड़ विकास खंड की राजनीति हो, उसमें लगातार मेरी द्वारा सहभागिता करी गई। और उसके बाद पुनः मुझे भारतीय जनता पार्टी का
2012 में फिर जिले का महामंत्री बना दिया गया पार्टी ने। उसके बाद 2014 में फिर मैं जिला पंचायत अणा से फिर चुनाव लड़ा। उसके बाद मैं भारी मतों से, मैं कह सकता हूँ कि एक ऐतिहासिक चुनाव था। लगभग 95% से ज़्यादा लोगों ने मुझे वोट दिया और 95% से ऊपर वोटों से मैं ये चुनाव जीता। उसके बाद मैं जिला महामंत्री रहते हुए फिर हम लोग लगातार पार्टी को मजबूत करने का हमने काम करा। हमारा 2012 में फिर पुनः हमारे इस क्षेत्र के तत्कालीन विधायक स्वर्गीय चंद्रनाम दास जी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनी लेकिन हमारी ये विधानसभा सब लोगों ने जीती। और फिर 17 में पुनः भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ से विधायक हमारे दास जी को बनाने का, मतलब लगातार मैं कह सकता हूँ कि 2002 का अगर चुनाव छोड़ दिया जाए तो 2002 से लेकर आज तक लगातार फिर इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीतती रही। उसके बाद लगातार पार्टी ने भी मुझ पर विश्वास जताते हुए फिर पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष की बागडोर इस जिले की सौंपी और कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने काम करा। फिर 2022 के आम चुनाव में फिर पुनः हम 2 सीटें बागेश्वर की जीते और हमारी सरकार बनी है। और हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जिस प्रदेश में 6 माह में, क्योंकि 6 माह में उनके द्वारा जो काम करे गए और वो 6 माह के कामों को देखते हुए इस प्रदेश की जनता ने दोबारा ये प्रदेश में, जबकि उत्तराखंड बनने के बाद कभी एक बार कांग्रेस की सरकार आती थी, एक बार भाजपा की सरकार आती थी, लेकिन 2022 में इस प्रदेश के आम जनों ने, मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने, यहाँ के युवाओं ने पुनः एक बार आदरणीय धामी जी पर विश्वास जताया और दोबारा पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में दूसरी बार कोई सरकार रिपीट हुई, वो भारतीय जनता पार्टी की हुई। और मेरी पार्टी ने, मैं धन्यवाद करूंगा, मेरी पार्टी ने लगातार मुझ पर विश्वास जताया। मेरे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास जताया और आज मुझे सरकार में काम करने का मौका दिया। और उससे पहले भी पार्टी में, क्योंकि मैं एक आम कार्यकर्ता होने के नाते जहाँ भी मेरी पार्टी ने कहा भाई आपको वहाँ जाना है, चाहे किसी रानीखेत जिले का प्रभारी हो, चाहे चमोली जिले का हो, चाहे रुद्रप्रयाग जिले का हो, चाहे काशीपुर जिले का हो, हमारा जो संगठनात्मक जिला है जी। काशीपुर पार्टी ने हमारा संगठनात्मक जिला बना रखा। तमाम जहाँ जहाँ भी पार्टी ने मुझे भेजा, पार्टी ने मेरी जरूरत समझी कि भाई वहाँ जाके काम करना है, तो मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते, या जहाँ विभिन्न प्रदेशों में भी, दिल्ली प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, इधर जहाँ भी, छत्तीसगढ़ में, कई ऐसे राज्य थे जहाँ पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए मेरी पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई। मैंने वहाँ जाकर पार्टी के लिए काम करने का काम करा, क्योंकि पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जहाँ जहाँ निर्देशित करती है, पार्टी जहाँ भेजती है, वहाँ हम जाते हैं, वहाँ पार्टी के लिए काम करने का काम करते हैं, क्योंकि हम सब का उद्देश्य है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैं मानता हूँ कि एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को, इस प्रदेश को क्योंकि आगे ले जाने का काम करती है। और मैं तो मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है जिसने उत्तराखंड प्रदेश हम सबको दिया। अटल जी के, आदरणीय अटल जी ने उस वक्त जब हमारे राज्य की बड़ी लड़ाई थी, हमारा 94 में आंदोलन का एक चरम पर 94 का जो आंदोलन है, उसके बाद लगातार ये राज्य के लिए आंदोलन तो बहुत पहले से होता रहा, लेकिन मैं जो 94 का जो दौर है उस दौर में हमारे छात्रों ने, हमारी माता शक्ति ने, यहाँ तक कि तमाम हमारे जो सरकारी कर्मचारी थे हमारे उत्तराखंड से, सबका उद्देश्य था कि हमारा राज्य अलग बने, हमारा ये राज्य अलग बनेगा, हमारी विकास के दौर में राज्य आगे बढ़ेगा। और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हम आज उत्तराखंड प्रदेश विकास के दौर में अन्य प्रदेशों से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा। तो सिद्धा, आपने एक, मैं कहूँगा कि एक रिकैप हम कहेंगे, जिसे एक पूरा आपने छात्र जीवन हो, आपका राजनीतिक करियर जो जहाँ से जहाँ तक का था, आपने लगभग सब कुछ बता दिया है। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास संगठनात्मक जो अनुभव है उसकी कोई कमी नहीं, और सबसे अच्छी जो बात आपकी है वो है कि आपका युवाओं से जो जुड़ाव है वो आपकी टीम में भी देखने को मिलता है कि अधिकतर युवा रहे हैं। सीधा एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जो विपक्ष बार बार इस बात को कहता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, 24 घंटे और 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, क्योंकि आप जिले के अध्यक्ष रह चुके हैं और काफी बड़ा जिला हमारा है। कहने को तो बागेश्वर बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब जो इस क्षेत्र में घूमते हैं, जाते हैं, गाँव गाँव जब जाएं, तो अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र बागेश्वर का है। और यहाँ मैं कहूँगा कि कांग्रेस की एक अच्छी पैठ मानी जाती थी, आपके जिलाध्यक्ष रहने से पहले कांग्रेस की एक बहुत मजबूत पैठ, चाहे हम देवनाई घाटी की बात करें, वहाँ कांग्रेस को बहुत मजबूत माना जाता था। लेकिन आपके जिलाध्यक्ष बनने के बाद, जैसा कि आपने अभी बताया कि जब आप जिला पंचायत लड़ रहे थे, तो 95% से ज्यादा वोट मिलना ये अपने आप में एक उदाहरण है। और उस जो कांग्रेस का एक ढांचा था
उसको आपने कैसे, मतलब एक किला था उसको आपने कैसे फतेह किया, और आज पूरे बागेश्वर जिले की अगर हम बात करें, चाहे हम कपकोट विधानसभा की बात करें, चाहे हम बागेश्वर विधानसभा की बात करें, तो बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में रहती है। हम 2000, जैसा कि आपने कहा, 2002 के बाद के सारे चुनाव लगभग आप ही जीते हैं, और अन्य प्रदेशों में हम कहें, अन्य राज्यों में कहें, या अन्य जिलों में जहां एक बार अगर कोई विधायक जीतता है तो दूसरी बार उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एंटी इनकम्पेंसी का सवाल हो जाता है। लेकिन आप लगातार 4 बार आप विधायक बना चुके हैं, और 2023 में जो उपचुनाव हुआ उसमें भी आपने, क्योंकि बहुत अहम भूमिका आपकी हमेशा रहती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि कैसे आपने बीजेपी का जो, मतलब एक मैं कहूंगा कांग्रेस का जो किला था उसको तबाह करके एक नया जो अपने रूपरेखा बनाई है पूरे बागेश्वर जिले की, वो कैसे हुआ है? देखिए, मैं चूंकि बात करूंगा ये सारा श्रेय क्योंकि हमारी पार्टी को जाता है, चूंकि मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। एक बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि एक ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता के रूप में, जमीनी स्तर का कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम करा। और एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता होने के नाते चूंकि जमीन की स्थिति पता थी, हमारे क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं, हमारी यहाँ की क्या क्या समस्या, लगातार मैं अपने लोगों से जोड़ने का काम हम सब लोगों ने करा। मेरे साथ एक जो बड़ी, जब हम लोगों ने राजनीति शुरुआत करी, जैसा आपने कहा कि लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ जो मानते थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने जब राजनीति की शुरुआत करी, हमारे युवाओं, क्योंकि सब लोग एक राजनीति विकल्प की तलाश में भी लोग थे, तो कहीं ना कहीं सब लोगों ने जब मिलकर काम करा, और आज मैं कह सकता हूँ कि हम सब लोगों ने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करा। और 2007 से, क्योंकि माननीय इस क्षेत्र के जो माननीय विधायक जी थे, 2007 से कई लोग कहते हैं कि माननीय यहाँ 20 साल की सरकार है, 20 साल का विधायक है, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ये हम भी जानते हैं, ये वो लोग भी जानते हैं कि अगर कोई काम नहीं करता है तो 5 साल बाद उसको नकार दिया जाता है जी। जबकि 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी जी, कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन इस क्षेत्र से विधायक हमारे ही जीते जी। एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी, सरकार की भी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी, एक कांग्रेस के पक्ष में थोड़ी बहुत माहौल होने के बावजूद भी हमारी सरकार इसलिए बनी क्योंकि 2007 से पहले का हमारा बागेश्वर विधानसभा और 2007 के बाद का बागेश्वर विधानसभा, सड़कों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आज लोग बार बार स्वास्थ्य की बात करते हैं। अब वो लोग उससे कहीं ना कहीं 2007 से पहले जाएंगे तो मात्र 1-2 एमबीबीएस, प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर हमारे बैजनाथ तब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता था, हमारा पीएससी होता था। उसके बाद ये इसको हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी बनाने का काम करा। सीएससी बनाने के अलावा आज कहीं ना कहीं बहुत सारे डॉक्टर हैं, और विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी धीरे धीरे हम लोग रखने, हमारे यहाँ सर्जन है आज की तारीख में, और आगे भी हमारा प्रयास है। कभी हमें यहाँ एक्सरे नहीं होता था, आज हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें होंगी। और क्योंकि मेरा भी जो उद्देश्य है, मैं भी मानता हूँ कि जो हमारा बागेश्वर जिला चिकित्सालय है, एक बार वो सुसज्जित हो जाए, उसके बाद जो चाहे हमारा कपकोट है, और बहुत जल्दी ये बैजनाथ को हम उप जिला चिकित्सालय के रूप में भी बनाने वाले हैं। और सड़कों के बारे में बात करें तो हमारे कई गांव थे, अगर आप लोग बच्चे रहे होंगे, क्योंकि गरुड़ से आप हो और गरुड़ के बारे में आप जानते भी हो, तो हमारे इधर हम जब गोमती घाटी में जाते थे, या देवनाई घाटी में जाते थे, या हम लाहौर घाटी में जाते थे, या हम इधर पचगढ़ी घाटी में जाते थे, मटे तिलछारी जाते थे, इवन जो हमारा जो डनफाट का क्षेत्र है, हमारा इधर डोबा नौगर, इधर लखनी वाला क्षेत्र था, वहाँ कहीं ही सड़कें नहीं होती थी। एक कुछ 2-4 मुख्य सड़कों को छोड़ दिया जाए तो हमारा पूरा जो गरुड़ विकास खंड है लगभग सड़क विहीन था, बिल्कुल। और आज गरुड़ विकास खंड के वर्तमान में 101 ग्राम सभा है, और जो 101 ग्राम सभाओं को अगर उनके मुख्य तोकों को हो सकता है कहीं सड़क नहीं हो, लेकिन 101 ग्राम सभा कहीं ना कहीं किसी न किसी तोक के रूप में सड़क से जोड़ने का काम हमारे माननीय विधायक जी ने करा। हमारे यहाँ मात्र 2 या 3 इंटर कॉलेज होते थे, तीन इंटर कॉलेज होते थे, आज 16 से 17 इंटर कॉलेज यहाँ बनाने का काम माननीय विधायक जी ने करा। तो जब उनके द्वारा लगातार काम करा गया, तो जब काम करते हैं तो फिर तो लोग कहीं ना कहीं उसको एक बार नहीं, दोबारा नहीं, तिबारा नहीं, चौथी बार और उपचुनाव में 5वीं बार जिताने का काम मेरे इस बागेश्वर विधानसभा की देवतुल्य जनता ने करा। मैं क्योंकि धन्यवाद करता हूँ उन सभी लोगों का, धन्यवाद भी अपने सभी कार्यकर्ताओं का। देखो, ये सभी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि ये हमारा जो संगठन है,
जैसा कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। हम चुनावी मूड में नहीं रहते, लेकिन संगठनात्मक रूप से हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं। हम सिर्फ चुनाव के समय जनता के बीच में नहीं जाते। कांग्रेस की तरह चुनाव आए तब जनता के बीच में चले गए या जनता की बात रख दी। हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, तो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, तो जनता के बीच में रहेंगे तो जनता की बात करेंगे, जनता की बात भी सुनेंगे, और जनता के बीच में जनता की बात सुनेंगे तो जब चुनाव आएंगे तो हमारे लिए, क्योंकि जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति जब लगातार जनता के बीच में रहेगा तो उसके लिए चुनाव नॉर्मली एक चुनाव भी नॉर्मली हम लोग लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम कभी चुनाव के समय ही जनता के बीच में जाते हैं। तो कांग्रेस का जो है कि कांग्रेस के लोग जनता के बीच में जाते नहीं है, वो चुनाव आते हैं जनता के बीच में चले जाते हैं, और जनता के बीच में जाके उनको लगता है फिर वो किस तरह से कांग्रेस चुनाव लड़ती है ये जनता भी जानती है जी। देखो, मेरा मानना है कि हम लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उस लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए हमें कुछ जनता के बीच में जनता की बात सुननी पड़े। अब उनके लोग किसी चीज का विरोध करते हैं, वो सोशल मीडिया में विरोध करते हैं। भाई हमें किसी चीज का हमें विरोध भी करना है, कोई चीज ठीक उनको लगता है तो उनके पास लोग ही नहीं होते हैं, आवाज नहीं है उनके पास। इसलिए नहीं है कि वो जनता के बीच में नहीं जाते हैं। हर बार ये चिल्लाना कि अरे भाई आप 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, इनकी सरकार ये कर रही है। भाई हमारी सरकार ये कर रही है तभी तो जनता हमारे को वोट दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम करा। आज अगर मैं किसी गांव का, दूरस्थ क्षेत्र के किसी गांव में जाता हूँ तो दूरस्थ क्षेत्र के गांव भी अगर कहते हैं कि इस देश को किसने आगे बढ़ाया, तो छोटा सा बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ने वाला, 4th क्लास का बच्चा भी वो कहता है कि मोदी जी ने इस देश को आगे बढ़ाया। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री जी ने कुछ करा है, तभी तो लोग प्रधानमंत्री जी को, आम जो 4th क्लास का, जो पहली क्लास का बच्चा भी प्रधानमंत्री जी को जानता है। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि किसी प्रधानमंत्री को, हमारे जो बच्चे हैं वो प्रधानमंत्री का, ठीक है जो पढ़ते हैं पढ़ने में उनको आता था, लेकिन आज जो स्कूल भी नहीं जा रहा उससे जब पूछोगे कि तो वो कहते हैं मोदी कौन आ गया, वो सामने प्रधानमंत्री जी को देखते हैं कहते हैं मोदी जी आ गए। तो मैं कह सकता हूँ कि उसी तरह से देखो हमारे प्रदेश में बहुत युवा मुख्यमंत्री है, बहुत ऊर्जावान मुख्यमंत्री है, और बहुत सहज, आपने अगर जो लोग उनसे मिलते हैं इतने सहज और सरल व्यक्ति, आज भी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जिस तरह से सहज से सरलता से लोगों से मिलते हैं, जिस तरह से आम व्यक्ति की बात सुनते हैं जी, और जिस तरह से लोगों की बात को अगर सुनते ही नहीं बल्कि उनमें उन बातों को, अगर कोई उनकी जो समस्या है उन समस्याओं का निराकरण के लिए भी लगातार काम करते हैं। आज देखिए हम लोग इस उत्तराखंड प्रदेश की बात करें, इस उत्तराखंड प्रदेश में हर नौकरी में जी लोग कहते थे घपला हो गया, जुगाड़ लगा दो, सिफारिश लगा दो, और नकल कोर्ट में हर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती थी, उस प्रतियोगी परीक्षा में कोर्ट में मामला जाता है। देखिए लगातार 20 से 22,000 लोगों को नौकरी देने का काम करा, एक भी मामला कोर्ट में नहीं गया, न्यायालय में नहीं गया। तो ईमानदारी पूर्वक काम करने का काम करा। एक गरीब का बच्चा जो अच्छा है, जिसके अंदर टैलेंट है, वो बच्चा 4 जगह निकलने का काम हो रहा है उसको। आज विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही वो कहीं समूह गांव में भी निकल जा रहा, कहीं दूसरी जगह भी निकल जा रहा। तो कहीं ना कहीं जब ईमानदारी से सरकार काम कर रही है, कांग्रेस के लोगों को लग रहा है कि जिस तरह से आदरणीय धामी जी काम कर रहे हैं उनको फिर 27 की चिंता सताने लग गई है, इसलिए वो इस तरह के हथगंडे, इस तरह से अनर्गल बयानबाजी सरकार के खिलाफ करने का काम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, और उन्हीं का नेतृत्व है कि हम लोग इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं पुनः, क्योंकि आपके माध्यम से अपने स्वर्गीय दास जी को एक बार पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। और निश्चित रूप से एक हमारे बीच में एक ऐसे विधायक के रूप में उन्होंने काम करा जिन्होंने इस विधानसभा को आगे ले जाने के लिए, इस विधानसभा को विकास की गति में दौड़ने के लिए, मैं आपको और बताऊं कि हम 2007 से पहले, ये लोग कहते हैं आज बहुत सारी चीजें, कई ऐसे गांव थे, सड़क छोड़ दीजिए आप, बिजली नहीं होती थी उन गाँव में जी। लोहागढ़ी हम लोग गए 2007 से पहले, तो लोहागढ़ी में बिजली नहीं थी, पानी तो छोड़ दीजिए, आज आप हम देख रहे हैं हर घर में पानी।
हर गांव में पानी, हर घर जल, हर घर नल, और हर घर में आज बिजली। आज कोई भी गांव, आज आप पूरे कत्यूर घाटी में, नहीं मैं कह सकता हूँ पूरे जनपद में सारे गांव बिजली साथ। आप गांव में ऐसे कांग्रेस की सरकार, उन्होंने 65 साल 70 साल इस देश में राज करा, इस प्रदेश में भी उनकी सरकार रही, लेकिन वो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य से महरूम जनता को रखा। उनने लोगों को बरगलाए रखा। इस बार तुम हमारी सरकार बना दो, हम तुम्हारा अगली बार काम करेंगे, क्योंकि लोगों को लगता था कि भाई यही लोग हैं, इस बार बना देंगे, अगली बार कर देंगे, फिर कहते थे इस बार थोड़ी रह गया, अगली बार कर देंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी चाहे आज भारतीय जनता पार्टी ने जो वो मूलभूत चीज है, वो जो मूलभूत समस्याएं लोगों की थी, वो उपलब्ध कराने का काम जनता को करा, और इसलिए बार बार जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। शिवदा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर, क्योंकि मेरा बचपन गरुड़ में ही बीता है, तो हमने जो सड़क विहीन क्षेत्र थे वो हमने व्यक्तिगत तौर पर देखे हैं। 5 किलोमीटर चलना तो कत्यूर के किसी भी आदमी के लिए बहुत नॉर्मल बात होती थी, वो चाहे यहाँ से मैगली स्टेट जाना हो। अब क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर मैगली स्टेट पैदल गया हूँ, लोहार चौरा की अगर हम बात करें, और विभिन्न क्षेत्रों की अगर हम बात करें, ये बात थी जो आपने बाड़ी, ये हमारे पीछे जो डनफाट वाला एरिया आपने कहा, ये पूरा पैदल एरिया हुआ करता था। आज शिवदा, क्योंकि आप पक्ष में हैं तो आपसे सवाल होना लाजमी है। और दूसरी बात यह है कि आज जैसा कि बीजेपी कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार मैं कहूंगा कि आज बीजेपी की है। सिद्धा, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आप युवाओं के बीच में बहुत मुखर हैं, युवाओं की आवाज आप हमेशा बने रहे हैं, तो एक बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो केंद्र में भी है और प्रदेशों में भी है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो अगर आप देखिए तो हमारे कत्यूर के जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, जो मेरे साथी हैं, उनके पास या तो सेना का एक माध्यम है या वो होटल लाइन में है। मैं ये कहूंगा कि क्या हमारे युवाओं को करियर काउंसलिंग स्कूलों में, क्योंकि अगर मैं बात करूं युवा होने के नाते, मैं पेशे से शिक्षक हूं, तो शिक्षक होने के नाते जब हम बच्चों से पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहोगे, तो वो कहते हैं या तो हम फौजी बनेंगे, या हम पुलिस में जाएंगे, या हम होटल में काम करेंगे। तो सिद्धा, ये मैं, क्योंकि मेरा अपना क्षेत्र है, मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि क्या हमारे स्कूलों में कम से कम जो कक्षा 11 और 12 के छात्र हैं, उनको करियर काउंसलिंग की सुविधा अगर प्रदान की जाए, उन्हें पता हो कि वो क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि आज आप देखिए सोशल मीडिया का युग है, डिजिटल मीडिया का युग है, और आने वाले उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आगे। जो अपना काम करें, अगर स्वरोजगार पे काम करें, तो मुझे लगता है अगर मैं स्वरोजगार करूं, मेरे साथ आज 12 लड़के काम करते हैं, तो अगर मैं भी ये रोता कि मेरे पास रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमारे युवाओं को जरा सा एक गाइड करने की जरूरत है, उन्हें करियर काउंसलिंग की। तो आप बेरोजगारी पर आप मतलब सरकार की बात को किस तरीके से रखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी बढ़ी है, ये चाहे हम सांख्यिकी तौर पर कहें और चाहे प्रैक्टिकल तौर पर कहें। देखिए, मैंने माना है कि हम आज भी अगर हम ये कहें कि हम सारे नौजवान साथियों को सरकारी नौकरी दे दें, तो ये संभव भी बिल्कुल। चूंकि पहला विषय आया कि हम निश्चित रूप से सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। हम विभिन्न क्षेत्रों में करियर काउंसलिंग का काम सरकार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग चूंकि हमने जो हमारे रोजगार परक शिक्षा है, देखो आज हमारे गरुड़ में पॉलिटेक्निक, हमारे 2 विषयों में पॉलिटेक्निक चल रहा है, बहुत जल्दी हम उसको तीसरा विषय भी उसमें प्रारंभ करने वाले हैं। ऐसे हम काडा में हमारा पॉलिटेक्निक बना है, और चूंकि हम निजी संस्थानों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध कराने और स्वरोजगार के दिशा में भी आज सरकार, आप लगातार हम लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना हो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, तमाम ऐसी योजनाओं के माध्यम से भी कई नौजवान साथी हमारे रोजगार कर रहे हैं। और देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कई हमारे नौजवान आज कोविड के बाद उन्होंने जब रिवर्स प्लान करा, तो आज उन्होंने बहुत अच्छा काम इस पहाड़ में करना प्रारंभ करा। और मैं तो आपका भी उदाहरण दूंगा कि आपने आज कई नौजवान साथियों को डिजिटल के माध्यम से और इस सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों को रोजगार देने का काम करा। मैं अपने क्योंकि अपने क्षेत्र के, अपने इस जनपद के और पूरे प्रदेश के नौजवानों से कहूँगा कि हम लोग स्वरोजगार की दिशा में भी बढ़ेंगे। देखो, मैं आपको एक अपना अनुभव बताऊं। मैं भी हिमाचल, मेरी पार्टी ने मेरी ड्यूटी मनाली विधानसभा में लगाई थी लोकसभा चुनाव के निमित्त। तो मैं जब वहाँ गया तो वहाँ का जो नौजवान था, उद्यानीकरण के क्षेत्र में वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो मुझे बहुत, कोई भी मैंने देखा कि वो सब अच्छे नौजवान, अच्छे पढ़े लिखे नौजवान, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, चंडीगढ़ से पढ़े हुए अच्छे नौजवान, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े नौजवान, वहाँ उद्यानीकरण के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहा था।
पर्यटन के क्षेत्र में होटल व्यवसाय के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, छोटे छोटे व्यवसाय के रूप में काम कर रहे थे। मैं तो अनुरोध करूंगा, क्योंकि हमारा कौसानी पर्यटन क्षेत्र है और बहुत ज्यादा पर्यटक कौसानी में आता है, लेकिन हम लोग छोटे छोटे व्यवसाय के माध्यम से हम क्यों नहीं कुछ इस तरह से अपने पहाड़ी जो हमारे व्यंजन है, पहाड़ी व्यंजनों के माध्यम से, या कुछ ऐसा भी हम स्वरोजगार की दिशा में काम कर सकते हैं। हम जो विभिन्न विभिन्न जो बड़े होटल हैं, ठीक है, हमारे कुछ लोग बाहर भी जाना चाहिए, काम भी करना चाहिए, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे आज वापस रिवर्स पलायन के माध्यम से यहाँ पर आ रहे हैं और रोजगार भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक पांडे जी हैं इधर चौरसू में, बंगला में, कभी आप जाएंगे तो वो बॉम्बे में बहुत अच्छी नौकरी थी उनकी। आज उन्होंने चाय बनानी प्रारंभ करी, उन्होंने बहुत सारे काम कर रखे हैं और आज उनका बहुत अच्छा कारोबार यहाँ पर वो कर रहे हैं कि, और उन्नत किसान के रूप में हमारे कचूर घाटी में उनकी एक पहचान है। ऐसे कई लोग हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कचूर घाटी में भी कई ऐसे हमारे किसान हैं जिन्होंने बहुत अच्छे, हमारे इधर कंसियारी में बहुत अच्छे हैं, इधर कौसानी में हमारे बहुत लोग हैं, इधर हमारे मैगनी स्टेट में बहुत हैं, इधर व्हील कुर्बान इधर काम कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दूँ, हमारी जो ब्लॉक प्रमुख है, वो ब्लॉक प्रमुख होने के नाते एक बहुत अच्छी गृहिणी और किसान भी है। उन्हें इतना अच्छा उत्पादन के माध्यम से कई आलू का उत्पादन, तमाम फलों का उत्पादन करा और जो बाजार में उन्होंने लोगों को देने का काम करा। तो लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास रहेगा कि भाई हम यहाँ के युवा हम आगे बढ़े। उसके लिए जो आपके सुझाव है, उन सुझावों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि हम नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए किस दिशा में और अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारा जो पहाड़ का नौजवान है वो स्वाभिमानी नौजवान, और क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक स्वाभिमानी लोग हैं, और हम लोग क्योंकि अन्य जगहों के लोगों की तरह हम लोग कहीं हाथ फैलाना हम लोग नहीं जानते, हम देना जानते हैं। इसलिए हम लोग इस पहाड़ के नौजवानों को और आगे बढ़ाने के लिए, और सेना भी, क्योंकि मैं तो मानता हूं कि अपना गौरव भी मानता हूं, क्योंकि सेना में जाना, क्योंकि हम लोग हमारे परिवारों से, चाहे मेरा परिवार हो चाहे आपका परिवार हो, प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई हमारा सेना में होता है, और ये भी हमारा भी कर्तव्य बनता है आज हम पहाड़ के लिए, क्योंकि पहाड़ का नौजवान स्वाभिमानी होने के साथ साथ ईमानदार होता है, निष्ठावान होता है, और इस देश के लिए मर मिटने वाला जवान होता है। इसलिए हम लोग सेना के रूप में भी, क्योंकि सैनिक के रूप में भी देश के सीमाओं की रक्षा करने का काम भी हमारे पहाड़ के नौजवान करते हैं, तो इसलिए उसमें भी मुझे गर्व है कि भाई सेना में जाना हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। मैं मानता हूँ कि लेकिन हम लोग जो आप भी देख रहे होंगे, क्योंकि हम लोग हैं, एक समय ऐसा होता था कि हम लोग सिर्फ हम सेना में भर्ती होते थे, सेना में जाते थे, और धीरे धीरे हमारे नौजवानों ने आज आर्मी में अफसर भी हमारे बहुत सारे साथी नौजवान बने, क्योंकि हम सैनिक के साथ साथ आज सैकड़ों जो हमारे युवा हैं, आप देखेंगे, चाहे एनडीए की परीक्षा हो, चाहे सीडीएस की परीक्षा हो, तो कई हमारे नौजवान उसमें निकलते हैं, और वो नौजवान निकल कर आज इस देश में अधिकारी रूप में, सैनिक अधिकारी, हमारे लिए तो गर्व की बात है, दो जनरल हमने देने का काम इस पहाड़ की माटी ने करा, पहाड़ की धरती ने करा। तो इसलिए ये तो हमारे लिए स्वाभिमान की बात है, लेकिन फिर भी मेरा भी रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी लगातार इस युवाओं के लिए लगातार काम करने का, क्योंकि युवा है और उनकी भी मंशा है कि हमारे प्रदेश का युवा किस तरह से आगे बढ़े, ये प्रदेश का नौजवान किस तरह से जो विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में नौकरी करके वापस अपने प्रदेश में आके स्वरोजगार करे, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करे। और इस जो पहाड़ के लिए लोग बोलते हैं कि पहाड़ का पानी, पहाड़ का जवानी पहाड़ के काम में आती है, और मैं मानता हूं कि एक समय ऐसा आएगा कि पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा, पहाड़ की जवानी भी पहाड़ के काम। सिद्धा, आपने बहुत अच्छे से इस बात को, जो हमारे पहाड़ में निरंतर कहा जाता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आ रहा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी जो बात हो सार्थक हो और बहुत जल्दी ये चीज़ देखने को मिले कि हमारे पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के ही काम आए। सिद्धा, इसके बाद क्योंकि अभी प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों का बिगुल बजा हुआ है, और आप क्योंकि संगठनात्मक तौर पर काफ़ी मजबूत हैं, भाजपा का एक बहुत मजबूत स्तंभ, बहुत मजबूत चेहरा आप हैं, तो अभी अगर हम बात करें, वैसे तो राज्य स्तर पर, क्योंकि आप राज्य मंत्री हैं, अगर हम राज्य स्तर पर बात करें तो उसकी स्थिति, और जहां आपका क्षेत्र है, अगर हम बागेश्वर जिले की बात करें तो आज पंचायत के क्षेत्र में आप भाजपा की स्थिति क्या समझते हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव बिल्कुल सिरहाने पर। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि जो हमारे गांव का विकास का जो पहली पायदान है वो हमारी पंचायत है, क्योंकि अगर हम बात करें हमारा गांव, हम लोग कहते हैं कि अगर आज
विकसित भारत की बात भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इस भारत को विकसित बनाने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी उस विकसित भारत बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली जी। वो हमारे गांव की होने वाली, क्योंकि जब तक हमारे गांव विकसित नहीं होंगे, जब तक गांव हमारे आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, जब तक हमारे गांव सुसज्जित नहीं होंगे, जब तक हमारे गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक हम इस जो प्रधानमंत्री जी का विजन है वो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत हो। इसलिए पंचायतें हमारी जो त्रिस्तरीय पंचायतें हैं, क्योंकि सरकार ने 96 के बाद इसको मजबूत करने का काम करा और 96 के बाद इन पंचायतों को एक अलग पंचायती राज एक्ट देकर इन पंचायतों को मजबूत करने का काम सरकार द्वारा किया गया। और मैं मानता हूं कि आज हमारे प्रदेश में चूँकि हमारी ग्राम सभाएं, हमारी क्षेत्र पंचायत, हमारे जिला पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत प्रमुख, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, चूँकि पार्टी हम लोग जिला पंचायत के जो माननीय सदस्य हैं उनको नामित पार्टी अधिकृत करती है अपनी ओर से, लेकिन हमने पूरे प्रदेश में अपने जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत करे हैं। और चूँकि हमारी सरकार ने बहुत जो काम करे हैं और जो हमारे पुराने भी जो हमारी पंचायतों में, क्योंकि बागेश्वर में हमारी पहले जिला पंचायत अध्यक्ष हमारी थी, हमारे तीनों ब्लॉक प्रमुख हमारे थे, उनके द्वारा भी लगातार पंचायतों को मजबूत करने का काम करा गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुनः बहुत सारे काम हमारे पंचायतों को मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है और उन्हीं कामों को लेकर जो हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं गाँव-गाँव जा रहे हैं और बहुत अच्छा उत्साह लोगों में भी है उनके प्रति। और देखिए तमाम कई लोग कल से देख रहा हूँ और आज भी नाम वापसी का दिन है, तो बहुत सारे जो हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि थे, हमारे जो जिला पंचायत के सदस्य थे, वो निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो एक अच्छा संदेश है और मैं तो एक अच्छा संदेश ये भी मानता हूँ इस बार पहली बार मैं इस गरुड़ विकास खंड में की मैं बात करूँ तो लगभग 2 दर्जन के आसपास जो हमारे ग्राम प्रधान है वो निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो एक अच्छी प्रक्रिया है, हमारे लोग समझ रहे हैं एक अच्छे व्यक्ति को, क्योंकि हमें अगर गांव को मजबूत बनाना है, गांव का विकास करना है, तो एक अच्छी पद्धति भी डालने की आवश्यकता हम सब लोगों को पड़ेगी। और निश्चित रूप से जिन ग्राम सभाओं ने निर्विरोध अपने प्रधान चुने हैं, निर्विरोध निर्वाचित करे हैं, एक अच्छी पहल उन गाँवों के द्वारा की गई है। और मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, देखो हम एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुने, एक अच्छा, क्योंकि अगर हम एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनेंगे, एक अच्छा प्रधान चुनेंगे, क्योंकि जो मुख्य जो भूमिका होने वाली है, जो हमारे ग्राम प्रधान है उनकी होने वाली है। गाँव में बहुत सारे काम आज सरकार की ओर से पंचायतों को मजबूत करने के लिए लगातार गाँव में अधिक से अधिक बजट दिया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आज एक और भी सरकार के द्वारा जो पारदर्शिता भी बढ़ती जा रही है। आज टोटल अगर हम ये डिजिटल इंडिया है और मैं जानता हूँ कि हम तमाम अपने गाँव के विकास को एक क्लिक के माध्यम से पूरा उसका विवरण ट्रैक कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। मैं मानता हूँ कि जो हमारे 12 जनपद हैं, हरिद्वार को छोड़ के उन 12 जनपदों में वर्तमान में चुनाव, हरिद्वार उधम सिंह नगर 2 जनपद, नहीं सिर्फ हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में चुनाव क्योंकि बाद में होता है, बाकी 12 जो हमारे जनपद हैं, 12 जनपदों में चुनाव हो रहे हैं और 12 जनपदों में जो हमारे 12 के 12 जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे और जो हमारे पूरे प्रदेश भर में हमारे जो ब्लॉक प्रमुख हैं, 95 के आसपास हमारे ब्लॉक हैं, उन ब्लॉकों में भी ब्लॉक प्रमुख हमारे बनने जा रहे हैं। और उसके मैं जिस तरह से अभी हमारे मेयरों के चुनाव हुए, नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, नगर पंचायत के चुनाव हुए, जिस तरह से शहरी मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया, अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जी पर विश्वास जताया, उसी तरह से पंचायतों में भी जो हमारी तमाम हमारे चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर तक, मैं अभी आपने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार, तो निश्चित रूप से फिर पुनः ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए मैं लोगों से निवेदन भी करूंगा कि आप जो, क्योंकि ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे जिससे हमारे गांव मजबूत होंगे, जिससे हमारे आम जन को सुविधा देने का काम जो सरकार कर रही है उससे तेजी आएगी। क्योंकि हम अगर विकास की बात भी करते हैं, इसलिए विकास क्योंकि धरातल पर गाँव में ही हमारा दिखने वाला है। हमारा प्रधान
ग्राम प्रधान अगर अच्छे होंगे, ग्राम प्रधान क्षमतावान होंगे, तो निश्चित रूप से वो विकास गांव से दिखेगा। और इसलिए मैं पुनः मानता हूं कि हम पंचायत में बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी। जी। हमारे पास पूरे कांग्रेस की तो स्थिति ऐसी है कि उनके पास प्रत्याशी तक उनके मिलने मुश्किल हो गए, और कई जिला पंचायत, बागेश्वर में मात्र 19 जिला पंचायत है, उस 19 जिला पंचायतों में भी वो अपने प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाए। तो उससे ही सहज ही आप भी अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी क्या स्थिति पंचायतों में रही होगी। और कई ऐसे, चाहे वो इसी तरह से, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे कई ऐसे चीजें वो अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पा रहे। सिद्धा, एक जो बड़ी मैं कहूँगा एक अनूठी पहल पिछले 10-12 सालों में बीजेपी में आई है कि विपक्ष के काफी कद्दावर नेता, काफी बड़े नेता, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए हैं, जितिन प्रसाद जी आए हैं, अगर हम प्रदेश में बात करें तो काफी बड़े नेता हमारे कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। और मैं अगर इस पे बागेश्वर में बात करूं तो ऐसी क्या बातें होती हैं कि आप किसी से मिलें, आप किसी कांग्रेसी नेता से मिले और दूसरे दिन वो बीजेपी में दिखता है, तो क्या ऐसी चीजें, क्योंकि अगर मैं उदाहरण दूं 2023 के उपचुनाव में, जो 2022 के विधानसभा चुनाव के जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, श्री रंजीत दास जी, आप उनसे एक बार मिले और 2023 के उपचुनाव में वो बीजेपी का दामन थाम चुके थे। ऐसा ही अभी हाल ही में गरुड़ में कोई रणजीत डसीला जी के छोटे भाई गोविंद डसीला जी ने, क्योंकि कांग्रेस का बहुत ऐतिहासिक बैकग्राउंड उनका रहा है, पारिवारिक तौर पर कांग्रेस से बहुत नजदीकी रूप से जुड़े हुए थे, और उन्होंने बीजेपी का दामन थापा है। और ये लगभग सभी जगह हो रहा है, मैं अभी नाम कम याद कर पा रहा हूँ, लेकिन लगातार हर चुनाव में ऐसा होता है कि एक काफी बड़ा दल कांग्रेस को छोड़कर अभी बीजेपी के साथ जुड़ता है। तो ये क्या बातें आप कहते हैं उनसे? ये देखिए, हम कोई बात हम नहीं करते रोहित भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि वाकई प्रदेश के हित में काम हो रहा है। देखिए, सबको पता है प्रधानमंत्री जी देश के हित में काम कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि देश आगे बढ़ रहा है, और देश को हमें भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए जो देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से इस प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी मजबूत करने का काम कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि क्यों नहीं हम, क्योंकि युवा है, ऊर्जावान है, और सबसे बड़ी एक बहुत सरल स्वभाव के धनी है, और उससे भी ज्यादा बिल्कुल इस उत्तराखंड के एक एक गांव के बारे में जानते हैं। मैंने उनका जब वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष होते थे, क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनके संग काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, तो तब भी वो पूरे प्रदेश में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां उन्होंने भ्रमण नहीं करा होगा। अगर 2002 से 2007 में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की बात करें, तो उन्होंने जो अपने युवाओं को इस प्रदेश में एकजुट करने का काम करा, इस प्रदेश में युवाओं को मजबूत कर भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करा, तो उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी। तो उनके स्वभाव को देख के भी बहुत सारे लोगों को लगता है भाई धामी जी आज इस प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं, धामी जी नकल विरोधी अध्यादेश लाए, कई ऐसे कानून बनाने का काम धामी जी ने करा, जिससे देखो हम लोग कहते थे बहुत सारी चीजें, हम भू कानून की बात करते थे, बहुत सारे कानूनों को लाने का काम करा, आज भू कानून लाने का काम करा, और कई ऐसे काम है भाई। देखो हमारे प्रदेश को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो जो लोगों को लगता है भाई ये अच्छा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं इनके संग जुड़े, इसलिए हमारे संग जुड़ते रहे। उसका चाहे बड़े नेता हो, चाहे उनको लगता है कि कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस आज एक ऐसी पार्टी हो गई कि जो बिल्कुल करना धरना कुछ नहीं है, बस आरोप प्रत्यारोप लगाना उनका काम रह गया, और आपसी खींचतान आज इतनी उनके पार्टी में, वो हमारी चिंता करते हैं और अपनी पार्टी को ही ठीक कर लें, अपनी पार्टी को ही एक जो लड़ाई उनके पार्टी के अंदर है उस लड़ाई को ही खत्म कर ले। इसी जिले की बात करें, बहुत सारी चीजें हैं जिले में, और भी बहुत सारे लोग, अभी आप कह रहे थे 2027 आते आते बहुत सारे लोग कांग्रेस के जो इस प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस प्रदेश को युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत मजबूत होता देखते चाहते हैं, इस प्रदेश की सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य को और गति से बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने वाले हैं। देखो आप देख रहे होंगे हमारी जो जिला पंचायत की सदस्य निर्वाचित हुई है, अभी निर्विरोध निर्वाचित हुई है उनके कपकोट में, हमारे इधर 14 सीट से उनके वो कांग्रेसी परिवार से थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आए, और देखो भाजपा में आते ही वो निर्विरोध
निर्वाचित हो गए, तो मैं तो सभी लोगों से करूंगा, निवेदन करूंगा जो उनके प्रत्याशी भी हैं, भाई सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और कहीं ना कहीं अगर मान सम्मान उनको, हम तो निश्चित रूप से हम उनका स्वागत भी करेंगे, उनका मान सम्मान भी बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी में हम लोग करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस प्रदेश के भला चाहने वाले लोग, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले लोग, इस प्रदेश में को मजबूत करने वाले लोग सब हमारे संग जुड़े, अच्छे लोग हमारे संग जुड़ रहे हैं और वो अच्छे लोग इस प्रदेश का भला चाहते हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। सिद्धा, समय की बाध्यता है, लेकिन उसके बाद भी मेरे 2-3 सवाल हैं लास्ट में, मैं उस पर बात करूंगा। एक तो ये कि सिद्धा, क्योंकि आप ग्राम सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के राज्य मंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कुछ हमारी सड़कें, कुछ अगर मैं कुमाऊं की स्पेशली बात करूं, कुछ सड़कें हमारी हैं जो जैसे अल्मोड़ा जो क्वारब वाली सड़क है, उस पे पिछले करीब 1.5 से 2 सालों से मतलब मैं कहूंगा कि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हम लोग व्यक्तिगत तौर पर वहाँ काफी परेशान हो रहे हैं, आमजन परेशान है, जबकि हमारे सांसद अजय टमटा जी केंद्र में राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारी जो अल्मोड़ा से अगर हम गरुड़ की तरफ आए, क्योंकि ये पर्यटक स्थल है, कौसानी को जोड़ता हुआ स्थल है, तो काफी गड्ढे इस रोड में है, नेशनल हाईवे होने के बाद भी। तो इस पर जो हमारी, मैं इस बात से सहमत हूं कि आज गांव में सड़कें पहुंची हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, गांव की कनेक्टिविटी सड़कों में अच्छी हुई है, लेकिन क्या हम गांव में सड़क पहुंचाने के उद्देश्य में कहीं हम अपनी मूलभूत सड़कें जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं, क्या उनका पुनरुत्थान या जहां पर गड्ढे हैं उनके पिछोल्स को भरना, वो इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले अपने विभाग की बात करूं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की, मैं मानता हूं कि जो अटल जी ने जो देन हम लोगों को दी, वो जो हमारे लिए एक ऐसा वरदान है, मील का पत्थर साबित, एक वरदान है हमारे लिए, मैं पहाड़ की लाइफलाइन उसको मानता हूँ। आज हम प्रत्येक गांव को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ने का काम कर रहे हैं और इस बार हम जो फेज 4 है, हमारा चौथा फेज जो है, उसमें भी तमाम मैंने हमारे इस बागेश्वर जनपद की लगभग मैं कपकोट और बागेश्वर दोनों विधानसभाओं की बात करें, 100 से ऐसे गांव हैं, आप मानोगे कि 100 जो हमारे गांव के जो तोग हैं, अब जो गांव तो जोड़ दिए हमने, जो तोग है हमारे, वो उन तोगों को भी हम लोग, जहाँ 2011 की जनगणना में 250 से ऊपर की जनसंख्या थी, और क्लस्टर बेस में भी हम जोड़ने का काम करें, छोटे छोटे तोगों को, छोटे छोटे राजस्व गाँवों को भी, अगर हमारे 2-3 जो राजस्व तोग हैं उनके 50-50 की आबादी के भी 3-4 तोग हैं, वो भी उनकी आबादी भी 250 हो रही, तो ऐसे तोगों को जोड़कर लगभग 100 नई सड़कों का निर्माण हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जो हमारी फेज 4 है उसके माध्यम से हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। और कई ऐसी सड़कें हैं जो हमारी लोक निर्माण विभाग ने काटी थी, लेकिन उसमें डामरीकरण का काम नहीं हुआ था, तो ऐसी सड़कों को भी हम फेज 4 में जो उनको डामरीकरण का काम करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। बहुत जल्दी ये चुनाव के बाद मैं मानता हूं कि हमारे बागेश्वर में कम से कम 25 से 30 सड़कों की निविदा हम लोग आमंत्रित करने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री में जिनका काम प्रारंभ होने वाला है। अब रही बात आपकी जो हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी सड़कों की बात हम आपके द्वारा कही गई, मैं अपने माननीय सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जो हमारा आपने क्वारब वाली बात जो कही, निश्चित रूप से एक प्राकृतिक आपदा थी और आपदा के माध्यम से वो सड़क बहुत दिनों से धंस रही थी और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत बड़े पैसों की आवश्यकता थी, करीब 100 करोड़ बहुत बड़े बजट की आवश्यकता थी, और बहुत जल्दी उन्होंने उस बजट उसको पास कराने का काम करा। और चूंकि लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है, उससे कहीं ना कहीं कामों में व्यवधान हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी हमारा माननीय सांसद जी से हमारे द्वारा भी बातें हुई, उनके द्वारा भी लगातार उसकी निगरानी करी जा रही है कि बहुत जल्दी उसका निर्माण बहुत तीव्र गति से हो और बहुत मजबूती के साथ उसका निर्माण हो, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। चूंकि कोसी से हमारा जो गरुड़ वाली सड़क की भी बात करी, जो कि स्टेट हाईवे है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, मैंने माननीय सांसद जी से आग्रह करा कि भाई इसको भी हम NH में उसको जोड़ने का काम करें, और जिससे ये भी निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जो हमारा काठगोदाम से लेकर बागेश्वर जो हमारा बाया अल्मोड़ा है, देखो हम बाया बागेश्वर की बात, बाया ताकुला की बात करें तो हमारा कनगाड़ छिना से लेकर हम लोग बागेश्वर उसमें हमारा काम चल रहा है, डबल लाइन का काम प्रारंभ हो रखा है, और कांडा बागेश्वर से लेकर कांडा और कांडा से लेकर हमारा इधर चकोड़ी इधर थल तक भी उसमें हम लोग 4 लेन हो रही, 4 लेन होने वाली, 2 लेन होने वाली, अच्छा डबल लाइन के काम हो रहा। तो इसी तरह से क्योंकि अगर हमारा ये कोसी से हमारा गरुड़ जो हमारा सड़क है उसको भी हम
बहुत शीघ्र उसमें काम करने वाले हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको संज्ञान में लिया है और उसमें भी उसका चौड़ीकरण करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ क्योंकि बहुत तेजी से सड़कों की दिशा में काम हो रहा है। आज अगर हम बात करें एक समय था हम जब इधर गढ़वाल की ओर जाते थे तो बहुत तंग सड़कें होती थी। आज हमारी गढ़वाल की सड़कें टू लेन लगभग 2 लेन बन गई। हम टनकपुर से हम तवाघाट धारचूला की बात करें तो पूरी 2 लेन है। इसी तरह से हमारे हल्द्वानी से भी हमारी इधर खैरना से लेकर क्वारब तक हमारी 2 लेन बन चुकी है और बहुत जल्दी हम लोग इसको भी हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से आग्रह करा कि ये हमारे हल्द्वानी से लेकर जो बाया कोसी इधर सुमेश्वर कौसानी होते हुए इसको भी 2 लेन बनाने के लिए हम लोगों ने आग्रह करा है। बहुत जल्दी इस सड़कों को भी 2 लेन बना के जो हमारी रोड कनेक्टिविटी है वो बहुत मजबूत हो, जिससे हमारा पर्यटन व्यवसाय, मैं इसको भी मानता हूँ कि अगर हमारी रोड कनेक्टिविटी जिस दिन हमारी और अच्छी हो जाएगी तो हमारे जो कौसानी जो हमारा पर्यटन क्षेत्र है जिसको हम मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, बहुत जल्दी पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। सिब्दा, आपसे हम इतने निवेदन भी इसलिए करते हैं क्योंकि आप मुख्यमंत्री के काफी नजदीक माने जाता है। आप बहुत पहले से, आज अभी मुख्यमंत्री के बहुत पहले से साथी रहे हैं। जैसे कि आपने बताया जब वो युवा मोर्चा में थे तब से आप एक अच्छा समन्वय आपका मुख्यमंत्री जी के साथ है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी कोई भी परेशानी आपको बताएंगे तो वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेंगी और बहुत जल्दी उन समस्याओं का निराकरण होगा। जो अगला सवाल मेरा सिद्धा है, हम अपने आखिरी फेज में लगभग हैं। ये बताइए सिद्धा कि 2027 में जो स्थिति है, मैं बागेश्वर और कपकोट दोनों विधानसभाओं को एक साथ लेके सवाल पूछ रहा हूँ कि 2027 में बीजेपी की स्थिति, क्योंकि मैं थोड़ा ये कहूंगा कि अभी मतलब 2 बार लगातार सरकार रिपीट हो गई है, तो एक एंटी इनकम्पेटेंसी जो रहती है उस पर आप थोड़ा सा बताइए। और क्या दोनों विधानसभाएं आप दोबारा जीतेंगे? देखिए, हमारे जो दोनों माननीय विधायक, चाहे हमारे कपकोट के माननीय विधायक सुरेश गढ़िया जी हों, चाहे हमारे बागेश्वर के माननीय विधायक पार्वती दास जी हों, लगातार इस क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी को मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर हम काम करेंगे तो काम करने वाले व्यक्ति की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती। हमारे कुछ लोगों को लगता है भाई कि ये नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि हमारे दोनों विधायक लगातार इस विधानसभाओं में अपने काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनके कामों को लेकर और अपने प्रदेश के, मैंने जैसा कहा कि अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो प्रदेश के हित में काम कर रहे जा रहे हैं, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित, और इसलिए लोगों को भी विश्वास है उन पर। देखो, लोगों को आज अगर किसी पर लोग विश्वास कर रहे हैं तो वो प्रदेश के अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास करें और लोग चाहते हैं कि उनको मौका मिले और उनके नेतृत्व में, क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश आगे बढ़ रहा है, इसलिए निश्चित रूप से हम लोग 2027 में भी हमारी दोनों विधानसभा बागेश्वर के हम जीतेंगे। इस प्रदेश में भी पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। चूंकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के कामों को भी मेरे उत्तराखंड की जनता को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 18-18 घंटे काम करके इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी के कार्यों को लेकर, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों को लेकर, अपने स्थानीय दोनों विधायकों के कामों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं। और जनता, देखिए, अभी पंचायतों में पता चल जाएगा आपको जी। और पता चल रहा है भाई, निर्विरोध जिला पंचायत का सदस्य भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि भाई एक ही पार्टी है जो आज इस प्रदेश के लिए काम कर रही है, एक ही पार्टी के लोग हैं जो इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। कांग्रेस पर लोगों ने विश्वास करके देख लिया है और इसलिए लोगों को, हमारे पहाड़ी में एक किस्सा है कि जिसके पिताजी को भालू ने काटा हो तो वो काला कहीं पर वो लकड़ी का भी वो होता तो उससे भी डरते हैं। इसलिए कांग्रेस से लोगों को इसलिए है कि उन्होंने कहा अगर आ गए तो ये तो इस प्रदेश को फिर खाएंगे, लूट खसोटेंगे। इसलिए प्रदेश की जनता को पता है, इसलिए सब जानते हैं। सिद्धा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि करीब पिछले हम कहेंगे 4 चुनावों से हमारी सीट आरक्षित है, बागेश्वर की सीट, और अभी परिसीमन की बात चल रही है। शायद 26 में अगर परिसीमन होता है तो क्या गरुड़ एक विधानसभा बन सकती है? देखिए, हमारा प्रयास भी रहेगा कि हम, जो हमारी बागेश्वर में पहले 3 विधानसभा थी, हमारी तीनों विधानसभा पुनः हमारी 3 विधानसभा बने। मैं तो आपके माध्यम से, क्योंकि आपका ये जो डिजिटल चैनल है, इसके माध्यम से भी अपने इस जनपद में रहने वाले सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि हम अपनी
हमको सबको अपनी मातृभूमि की चिंता है। हम सब सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न जो भी हमारे माध्यम है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे डिजिटल के माध्यम से हो, हम लगातार अपनी जन्मभूमि की बात करते हैं। मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि हम, क्योंकि अगर हम अपने जनपद का अच्छा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जिला आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि जिले में हमारे और विकास कार्य हो, तो चूंकि हम ये तीसरी विधानसभा के लिए भी हम सब लोगों को, उसके लिए हमें अपने नाम गांव में लिखाने पड़ेंगे। हम रहते भले ही दिल्ली हो, बम्बई हो, विभिन्न महानगरों में रहते हो, लेकिन मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आइए, कम से कम हम जो जनगणना है वो जनगणना तो अपनी मातृभूमि में, अपनी जनगणना अपनी मातृभूमि में कराएं, जिससे हमारी यहाँ अगर जनगणना में हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, हमारे लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हमारी जो तीसरी विधानसभा जो पहले कम हुई थी वो अस्तित्व में आएगी। और जब हमारी तीसरी विधानसभा अस्तित्व में आएगी तो कहीं ना कहीं जो विकास की गति है हमारी और तेजी के साथ बढ़ेगी। और रही बात, हम चाहते हैं कि हमारा गरुड़, बागेश्वर, कपकोट 3 विकास खंड है, वो तीनों विकास खंड 3 विधानसभा हमारी बने, जिससे कहीं ना कहीं इस बागेश्वर विकास की गति में और तेजी के साथ बढ़ सके और मजबूती के साथ हम लोग कर सकें। इसलिए पुनः फिर मैं आपके माध्यम से सभी लोगों का, जो हमारे इस आपको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग जब हमारी जनगणना शुरू होगी तो अपने अपने गांव में अपना नाम लिखाएंगे, तो निश्चित रूप से अगर आप सब लोगों का महत्वपूर्ण योगदान भी मानूंगा। मैं इसलिए महत्वपूर्ण योगदान मानूंगा कि अगर आप अपनी मातृभूमि में, अपनी जन्मभूमि में, अपने क्षेत्र में अपना नाम लिखाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो प्रतिनिधित्व होगा वो बढ़ेगा, और हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारा विकास भी बढ़ेगा। सिद्धार्थ, क्योंकि परिसीमन होना तय है, होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जनगणना होगी और इसके तुरंत बाद परिसीमन होना है, तो अगर मैं ये कहूं कि परिसीमन होता है, क्योंकि गरुड़ विकासखंड आज एक ऐसी स्थिति में है, जैसा आपने अपील करी है लोगों से, अगर ये अपील सार्थक होती है तो हम एक विधानसभा के तौर पर तैयार हैं, गरुड़ विकासखंड एक विधानसभा के तौर पर थे, तो क्या मैं 2027 में गरुड़ विधानसभा के पहले विधायक से बात कर रहा हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ? देखिए, मैं कहना चाहूंगा, हमारी सीट, हमारी विधानसभा बने, देखिए विधायक कौन बनेगा, क्या बनेगा, ये भविष्य में है। देखो, मैं इससे कोई बहुत ज्यादा मैं वो भी इत्तेफाक भी नहीं रखता। देखो, मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। मेरा विधायक बनना या ना बनना ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा क्षेत्र का विकास हो, मेरा क्षेत्र आगे बढ़े, मेरा क्षेत्र मजबूती के साथ हमारा क्षेत्र अग्रणी विकास उसमें रहे, हमारा विकासखंड विकास के क्षेत्र में, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और ये सब देखिए, ये सब आगे जब विधानसभा बनेंगी, सामान्य होगी, कौन विधायक बनेगा, कौन क्या बनेगा, वो तो हमारी इस कजूर घाटी की जनता तय करेगी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मैं इस पर वो भी नहीं करता हूँ। और लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग, जो हमारी कजूर घाटी है, जो ऐतिहासिक घाटी है, कहीं ना कहीं कचूरों का लंबे समय तक कचूर वंश की धरोहर यथाती रही है हमारी। हम चाहते हैं कि ये जो विभिन्न लोग हमारे इस कचूर से निकलकर कहीं ना कहीं उन्होंने ख्याति प्राप्त करी है। ये कचूर एक कृषि के क्षेत्र में हम लोग कह सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में जो आज भी हमारा कचूर घाटी के लोग, मैं कहीं जगह जाता हूँ तो कहते हैं भाई कचूर तो धान के लिए, गडेरी के लिए बहुत विभिन्न क्षेत्रों के लिए है ना। आज भी कृषि के क्षेत्र में जब लोग आते हैं, विदेश कई लोग आते हैं, कई हमारे जब लोग आते हैं वो कहते हैं कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि पहाड़ में इतनी अच्छी खेती होती है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा ये घाटी, जो एक ऐतिहासिक घाटी है, जो एक वो आगे बढ़े, और यही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी बनेगा हमारा भाई बनेगा, कचूर हमारे बीच का बनेगा, वो तो भविष्य है वो जिसका। सिद्धा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आपने बहुत अच्छे से, बेबाकी से हमें, मतलब मैं कहूँगा पक्ष में होते हुए आपने हमें एक विस्तृत जानकारी, जो अभी सरकार का जो पहल है या जो हमारी समस्याएं हैं उनका निराकरण कैसे होगा उसके बारे में आपने एक विस्तृत चर्चा की है। मैं, क्योंकि अभी पंचायत के चुनाव हैं, आपने जो बातें कही हैं, हम पंचायत चुनाव के बाद, क्योंकि 27 के चुनाव से पहले तो हमने मिलना है, तो हम एक बार मिलेंगे, फिर हम बात करेंगे, विस्तृत चर्चा हम विधानसभा चुनाव पर फिर करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है रोहित भाई, सभी लोगों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं चाहता हूं कि मेरे जो छोटे भाई हैं, इन लोगों ने एक द पहाड़ टॉक्स नाम से एक चैनल इन्होंने बनाया है,
और मैं अपील करूंगा सभी अपने जनपद वासियों से, प्रदेश वासियों से भी अपील करूंगा, क्योंकि हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, और देखो रोजगार के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं। और आप हम लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इनको लाइक करेंगे, इनमें कमेंट्स भी करेंगे, तो निश्चित रूप से इनका मनोबल बढ़ाने का काम आप सब लोग करेंगे। इसलिए मेरा विशेष रूप से अपने कत्यूर घाटी के लोगों से तो विशेष अपील है, निवेदन है, क्योंकि हमारा कत्यूर का एक नौजवान साथी, हमारा छोटा भाई कहीं ना कहीं एक अच्छा काम कर रहा है, और इस डिजिटल चैनल के माध्यम से हम सब लोग अपनी बात भी रख सकते हैं। इस डिजिटल चैनल के माध्यम से जो हमारी क्षेत्र की समस्या, उन समस्याओं को भी रख सकते हैं। इसलिए हम सब लोगों को इनको आगे बढ़ाने के लिए अपनी अपनी जो भी हमसे सबसे इनकी मदद हम सब लोगों ने करनी है। हमने इनके चैनल को ज़्यादा देखना है, इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके चैनल को लाइक करना है और इनको मजबूत करना है इसी के माध्यम से, क्योंकि यही इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमारा महत्वपूर्ण योगदान होगा। क्योंकि इस तरह के जो हमारे नौजवान हैं इस कत्यूर घाटी से निकल कर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा सबका कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि इनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इनकी मदद करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी से निवेदन करूंगा कि इन बच्चों के सब लोग मदद करेंगे। धन्यवाद।